सीधी बात कर दूं, अब तो 2020 का खेल है, चुनाव आ गया। अब टेस्ट मैच की टुक टुक नहीं चलेगी, सीधा छक्का मारना है। मैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं। मंच पे विराजमान गठबंधन के महादल के भी सभी दलों के जो सहयोग कर रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं का विशेष नमन। और ये इसे तो जानते होगे ब्रजेश को, आशीर्वाद पूरा दे रहे हो। ब्रजेश है गो, बाबा गए हो। दस तारीख में सुन लो, शांति से सुन। जोश के साथ होश भी चाहिए नौजवानों। आने वाली 10 तारीख में आपको एक खास अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है, और मैं आपको चेताने आया हूं। मैं सकारात्मक सोच रखता हूं। जो भी परिणाम आएंगे बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको चेताना चाहता हूं, हमें और आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग छोटे मतभेदों को लेकर बड़े लक्ष्य को भूल जाएं और दूसरे लोग डाका लगा दें। नहीं, हमारे यहां से गए ना वो भी। मैं सोच रहा था, अभी सभा हुई थी यहां, भाजपा के बड़े बड़े नेता आए और यहां से जो उम्मीदवार है वो भी थे। यहां किरावली में चौधरी साहब की मूर्ति लग रही है, बड़ा अच्छा कालीन बिछा हुआ था, बड़ी बढ़िया तैयारी थी कि मुख्यमंत्री आएंगे और चौधरी साहब का सम्मान करेंगे और फिर चुनावी भाषण देंगे, लेकिन वो गए नहीं वहां। और मैं सोच रहा था कि बाबूलाल जब बैठे खड़े होंगे उन पे क्या बीत रही होगी, उन्हें पूछना चाहिए बाबा से। 5 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भरी सभा में ऐलान किया था कि आप हमें ताकत दीजिए, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से किसानों को सीधा लाभ देने के लिए 1000 करोड़ 1500 करोड़ जितने हजारों करोड़ लगाने पड़े, हम एक नई योजना बनाएंगे। 5 साल में क्या चौधरी चरण सिंह के नाम से इन्होंने एक भी योजना बनाई है? आपको मिला क्या है? किसानों के हाथ में एक टॉर्च दे दी और लाठी पकड़ाई और खेतों में तार लगाओ और पूरी रात वहां चौकीदारी और रखवाली करो। और झांसे और सुनने पड़े आपको। ये नौजवानों की जो फौज यहां आई है, ये फौज में जाना चाहते हैं। फौज में जाना चाहते हो? इनसे पूछो, गांव में सुबह जाओ या शाम को जाओ, ये बच्चे दौड़ लगा रहे होते हैं।
वही योगी जो भाषण दे रहे थे, मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि जब यहां बुलंदशहर में तोप बनेगी और यहां का नौजवान पाकिस्तान पे गोले दागेगा तो देश में खुशहाली आएगी। देश में खुशहाली ऐसे नहीं आती। आप इन्हें नौकरी देते तब खुशहाली, तरक्की इनके घरों में आती, देश में आती। कितने साल से सेना की भर्ती नहीं हो रही बताओ? और भर्ती कोई भी भर्ती ले लो, पुलिस की पुरानी भर्ती चली आ रही है। यूपी टेट को बुलाया, इम्तिहान, परीक्षा पेपर लीक, परीक्षा रद्द। बार बार आपको बुलाया जाता है और शुल्क देना पड़ता है। तब शुल्क दोगे तब जो है फॉर्म भर के जो आप भर्ती की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हो। आपको पता है उसमें भी 18% जीएसटी देते हो आप। 18% जीएसटी उस पर भी ले रही सरकार और बार बार भरते हो। यहां आगरा का नौजवान बताया जाता है, फिर भर्ती निकल रही, चलो जाओ गाजीपुर, जाओ गाजीपुर, इम्तिहान का सेंटर वहां बन गया। चलो बरेली में दौड़ है, पुलिस की भर्ती की बरेली में दौड़ लगेगी, जाओ वहां जाओ। और ये सब करने के बाद भी नौजवानों, ये जो योगी नौकरी मिल रही है क्या आपको? दे पाए क्या नौकरी? देखो मैं जानता हूं कि एक बहुत बड़ा विश्वास चौधरी चरण सिंह जी के साथ आपका जुड़ा हुआ है। और चौधरी साहब नहीं होते, चौधरी अजीत सिंह जी नहीं होते तो ये जो किसान बैठे हैं ये जानते हैं कि जो 4 बीघे, 5 बीघे, 2 बीघे का किसान भी आप बालकों को, बेटियों को शहर में पढ़ा पा रहे हैं, ये संभव नहीं होता अगर चौधरी साहब नहीं होते। लेकिन उस विश्वास के मायने हैं, उस विश्वास के कुछ मायने हैं। वो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी मुझ पे भी है, वो जिम्मेदारी आप पे भी। जिम्मेदारी ये है, मैंने संकल्प लिया है, सार्वजनिक जीवन में सत्ता हासिल करने के लिए लोग बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, कोई प्लानिंग नहीं होती, वो बात बोल दो, सरकार बन जाएगी, फिर पीछे देखेंगे। ये बड़ी विडंबना है, जनता को पागल बनाते हैं लोग। चुनाव के पहले कुछ और सत्ता में आने के बाद कुछ और जनता फिर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है बार बार। लेकिन जो कहावत है कि हाथ की कांडी बार बार नहीं चलती। आज जब इन पे कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है बाबा के, बाबा नहीं बता पा रहे कितनी नौकरी दी, किसको दी। और ताज्जुब करोगे कि जो कोविड काल में जब ऑक्सीजन नहीं, अस्पतालों में बिस्तर नहीं, कोविड की दवाई नहीं, और उन्होंने नए नए नियम बनाए थे कि कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट लाओ, जांच हो नहीं रही, फिर कहा नहीं, एक कमिश्नर साहब जब उनकी स्वीकृति होगी तब अस्पताल में बिस्तर मिलेगा। जाओ अपने कमिश्नर के पास, जाओ डीएम के पास, वो चिट्ठी देंगे तब जो है आपको ऑक्सीजन मिलेगा। बताओ ऐसे नियम थे कि नहीं? तो हम भूल जाए क्या उन बातों? और ताज्जुब की बात है कि उन 2 सालों में हमने एक आरटीआई डलवाई, हमने सवाल पूछा, जवाब मांगा सरकार से कि कोविड काल में 2 साल बीते हैं, सरकार कृपया ये बताए कि आपने कितने डॉक्टरों की भर्ती की, कितने नर्सेज की भर्ती की। और जवाब योगी जी की सरकार ने दिया 0। एक भी डॉक्टर की भर्ती यूपी सरकार ने 2 साल में नहीं की। तो स्वास्थ्य चिकित्सा पे ध्यान नहीं है। सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है? सरकारी स्कूल में क्या बच्चों को आप भेजना चाह रहे हो? कोई सुविधा नहीं बढ़ाई। सरकारी अस्पताल में 5 साल में सुविधा नहीं दी। किसान को 5 साल पहले जो मंडी में भाव मिल जाता था
क्या आज वो भाव मिला है? क्या वो भाव लौट के आया? यहां आलू की बड़ी पैदावार है, लाया की बहुत अच्छी खेती है, गेहूं की, बाजरा, सारी फसल आप करते हो अपनी मेहनत से, लेकिन भाव नहीं मिलता। और सरकार जिसको और मंडी बनानी चाहिए और खरीद करनी चाहिए, वह सरकार उन मंडियों को उजाड़ने में जुट गई। आपको यह बताया गया कि जब अदानी और अंबानी सीधा जाके आपसे खरीदेंगे तो ये बिचौलिए मारे जाएंगे और सीधा लाभ आपको इसका फायदा मिल जाए। ये बड़े लोग आपके लिए क्यों काम करेंगे, क्यों मुनाफा देंगे? सरकार की तो दखल रहनी चाहिए। सरकार इस जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ नहीं सकती। सरकार जिम्मेदार है अगर किसान की बदहाली हो रही है। और चौधरी चरण सिंह जी ने कलम से जो व्यवस्था बनाई थी, कलम के प्रयोग से, उस व्यवस्था को मिटाना चाहती थी भाजपा की सरकार। हमने और आपने विरोध किया। आप खुद सोचो, 13 महीने किसानों ने संघर्ष किया। हमारी यहां माता बहनें आई हैं, आप ये सोचिए, पंजाब से, राजस्थान से अपनी घर गृहस्थी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर, परिवार छोड़कर महिलाएं आई और महिलाओं ने मोर्चा संभाला। टीकरी पे एक मंच महिलाओं का था, वे मंच भी महिला संभाल रही थी और सारी भीड़ भी महिलाओं की थी। कितनी बहादुरी! और 700 से ज्यादा किसान मारे गए। और जब संसद में सवाल पूछा गया, किसानों का सवाल सरकार से पूछा गया कि बताओ कितने मारे गए, सरकार ने कहा हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, हम नहीं दे सकते हिसाब। उन 700 से ज्यादा शहीद किसानों को ये सरकार कुछ नहीं देना चाहती। ये सरकार उन्हें शहीद नहीं मानती, ये सरकार उनकी कुर्बानी नहीं मानती। और फिर भी कह रहे हैं कि देखो मोदी जी ने कानून वापस ले लिए, कितना अच्छा काम कर दिया। जब ये कानून लाए थे, इनके भाट, इनके दलाल किसानों के बीच जाकर कहते थे कि मोदी जी ने आपके लिए फैसला लिया, इससे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। और जब कानून वापस ले लिए, वही लोग अब आके आपको कहेंगे कि मोदी जी ने आपकी सुन ली और कानून वापस ले लिए, इससे किसान की आय दुगनी हो जाएगी। और चित भी मेरी और पट भी मेरी। लेकिन ना तो मैं चवन्नी हूं, सुन लो, मैं चवन्नी नहीं हूं। और किसान सस्ता नहीं है, किसान टिकाऊ है, किसान ईमानदार है। और जब किसान और गरीब ईमानदार रहेगा तो चौधरी चरण सिंह का नाती भी ईमानदार रहेगा। और ये बाबा लोग, इनमें बाबा का कोई गुण नहीं। गांव में बाबा उनको कहते हैं, दादा को, नाती दादा को कहता है बाबा। या जो बुजुर्ग हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, उन्हें आप बाबा कहते हो। और फिर ये तो मेहनत भी, मुझे तो शक होता है मेहनत भी है कि नहीं। इनमें कोई गुण नहीं, इनमें धैर्य नहीं, इनके अंदर कोई शांति नहीं है। मैंने जीवन में एक बात सीखी है चौधरी अजीत सिंह जी की, आप एक बात याद करोगे, कितनी कठिन से कठिन परिस्थितियां होती थी, वे मुस्कुराते थे। उनकी मुस्कुराहट आपको याद है कि नहीं है? ये नेता होते हैं कि जब नेता के करीब आप जाओ, तो आपको महसूस होना चाहिए प्यार, ईमानदारी, अपनापन। नेता के अंदर भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए, छोटा सा दिल नहीं होना चाहिए, नेता का बड़ा दिल होना चाहिए। क्योंकि जो पंच है, जो मुखिया है परिवार का,
उन्हें कुर्बानी देनी पड़ती है, उन्हें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, उन्हें सोचना होता है कि आज, कल, परसों, अगले साल, 10 साल बाद कौन सी चुनौतियां आएंगी। चौधरी अजीत सिंह जी उस तरह से सोचते थे आपके बारे में, और आपकी चिंता उनको सताती थी। और आज जो लोग हैं, इन्हें कोई चिंता आपकी नहीं। तो बाबा भी नहीं, असली मेहनत भी नहीं है। ये तो धमकाते रहते हैं आपको, ऐसे ऐसे उंगली चला के गाली गलौज करते हैं। अब कह रहे गर्मी ज्यादा आ गई, पश्चिम में गर्मी ज्यादा है। बाबा जी नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे? ये किसानों की गर्मी कैसे निकालोगे आप? हमारी तो माता बहनें भी गर्म है, हमारा तो खून गर्म है। मुझे सच में लगता है ये चौधरी साहब का समीकरण है। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का दोबारा आगाज होने वाला है, और सत्ता के केंद्र में आप बैठने वाले हो। आप बैठोगे सत्ता के केंद्र में लखनऊ। इस प्रदेश की विकास की नींव, इस प्रदेश में जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, मिलके मैं और अखिलेश जी ने तय किया है कि प्रदेश के 58,000 से ज्यादा जो गांव हैं, ग्राम पंचायत हैं, इस प्रदेश की विकास की नींव उन ग्राम पंचायतों में रखी जाएगी, उन तहसीलों में रखी जाएगी, उन ब्लॉक की इकाई में रखी जाएगी। वो सिर्फ लखनऊ के विकास से प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है, नीचे से। और ये चौधरी चरण सिंह जी की सोच थी। वो चाहते थे कुटीर उद्योग लगाओ। वो कहते थे सारे काम बड़े लोगों को दे दोगे तो मजदूर को क्या काम मिलेगा? मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, छोटे व्यापारी को काम नहीं मिलेगा। यहां किरावली व्यापार का बड़ा केंद्र है, वहां जरा दुकानों में जाके पूछ लेना, वो ग्रामीण क्षेत्र के बहुत लोग जाते हैं किरावली, वहां के व्यापारी भी यहां कुछ होंगे। आप उनसे पूछ लीजिएगा 5 साल पहले जो उनकी दुकान में कोई चीज उठा के देख भी लिया करता था, अब तो कोई वो भी करने वाला नहीं बच रहा। कमर तोड़ दी, नोटबंदी ने कमर तोड़ दी, जीएसटी कानून ने कमर तोड़ दी, और इनकी मौज हो रही है। आप हिसाब नहीं लगा सकते। जो देश की 1% है मलाई वाले, मलाईदार, जो ड्राइंग रूम में बैठते हैं इनके पर्दे के पीछे रह के, वो उन्होंने ही कानून बनाया था। किसान वाला कानून भी उन्होंने ही बनाया। मोदी जी की सरकार नहीं तो मोदानी की सरकार है, उसमें अडानी जी भी हैं और अंबानी जी भी हैं और वो भी हैं। ये बड़े बड़े लोग हैं। चौधरी साहब कहते थे इन बड़े लोगों से काम नहीं होगा। खेत और खलियान से होकर चल के, गांव की पगडंडी से चल के, वहां से जो बात निकलेगी वो दिल्ली और लखनऊ का फैसला वहां से होगा। एक आंख अपने खेत पे रखते हो तो दूसरी आंख 403 विधायक जो आप चुनने जा रहे हो, और उनमें से एक ब्रजेश 4 होना चाहिए, वहां रखो। और मैं आपको अपना संकल्प बताना चाह रहा हूं। लंबी बात नहीं करूंगा। मेरी प्राथमिकता है 2 या 3 बातें हैं। एक तो इस क्षेत्र का जो आलू का किसान है, हम नहीं भूल सकते किस तरह से लखनऊ तक आपने चल के अपना आलू वहां फेंका था। क्यों फेंका था? कि लोगों की आंखें खुले कि कोई मुनाफा उसमें नहीं। सरकार ने फिर घोषणा कर दी थी हमारे आंदोलन के बाद कि हम आलू खरीदेंगे, लेकिन किसी का आलू सरकार ने नहीं खरीदा। मैंने और अखिलेश जी ने बैठ के बात की है इस संबंध में, और हम योजना बनाएंगे कि जहां आलू की पैदावार होती है, सरकार उचित मूल्य में किसान को दिलाने के लिए प्रयत्न करेगी। खरीदना पड़े तो खरीदेगी, और पीडीएस में जो राशन की व्यवस्था है, अगर उससे हम वहां उन क्षेत्रों में आलू को जोड़ देंगे तो कुपोषण की समस्या से भी हम छुटकारा दिला सकते हैं।
दूसरी बात, ये जो नौजवान हैं, इन नौजवानों के लिए मैं कहना चाहता हूं, 2 साल खराब हो गए कोविड में, ना शिक्षा मिल रही है और इनमें कितने बच्चे ओवरेज हो जाएंगे, हो गए होंगे ओवरेज। आप चाहते हो कि उम्र जो है बढ़ाई जाए भर्ती की? आप चाहते हो कि पुलिस की और आर्मी की भर्ती यहीं आगरा में हो? आप अगर हमें लखनऊ में ताकत देंगे तो यह व्यवस्था राज्य सरकार केंद्र सरकार से मिलकर हम ये व्यवस्था बना सकते हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बाबा ये कहते, दावा करते कि हमने कानून व्यवस्था सुधार दी। बाबा यही तो कहते हैं और कुछ नहीं कह रहे कि हमने गुंडों को भगा दिया। मैं भी गुंडा था क्या जब मैं हाथरस गया था? बाबा की नजर में मैं गुंडा हूं क्या? मुझ पे लाठी क्यों चलाई बाबा जी? मैंने कोई अपराध किया है क्या? मैं तीसरा मेरा संकल्प आपको बताना चाहता हूं, हमारी लड़ाई पुलिस की वर्दी पहनने वालों से नहीं है, कर्मचारियों से नहीं है। इनके ऊपर से आदेश थे कि इनको लाठी चलाओ, इनका इलाज करो। अब मेरी क्या गर्मी उतरेगी? मेरा काम रुकने वाला नहीं है। लेकिन अभी आपको पता लगा, बुलंदशहर में भी वैसी ही घटना हो गई है एक महिला के साथ, जघन्य अपराध। इन अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी भी समाज की भी, सरकार की भी है। और पुलिस की जो वर्दी पहने हमारे जवान हैं, हम आपकी देखभाल भी करेंगे, आपका मनोबल भी ऊंचा, हम नहीं झुकने देंगे आपको, आपका मनोबल भी ऊंचा रहेगा। और जैसे चौधरी चरण सिंह का प्रशासन था, ये मान लेना, ये मंच पे लोग हैं, इनकी इज्जत सम्मान है, मैं कार्यकर्ता का सम्मान करूंगा। लेकिन इनमें से कोई अगर बुरा करेगा जनता के साथ तो इनकी खैर नहीं खैर। मेरे लिए 100% उत्तर प्रदेश की आबादी, ये योगी कहता है, योगी कहते हैं 80-20, 80-20। अब योगी जी को तो गणित मालूम नहीं, गणित नहीं मालूम। प्रदेश की आबादी का 20%, सुन लो, लास्ट बॉल है, आखिरी बॉल आ रही है, खेलने दो। योगी जी कहते हैं कि हमें 80% चाहिए, 20% से हमें कोई मतलब नहीं। 20% उत्तर प्रदेश की आबादी मतलब 5 करोड़ लोग। योगी जी की निगाह में 5 करोड़ लोग देश विरोधी हैं।